सो गाइस, जब कोई वेंडर अपने गुड्स को क्रेडिट सेल करता है तब उस कंडीशन में जो वेंडर होता है वो परचेजर के ऊपर जो क्रेडिट सेल के गुड्स का अमाउंट होता है उस पर एक बिल लिखता है, जिसे परचेजर एक्सेप्ट करके वेंडर को रिटर्न करता है, जिसको कि हम बिल कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सिंघल और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो गाइज, आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो विनिमय पत्र जिसको हम बोलते हैं। तो इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, अ एक्सचेंज बिल इज ए अनकंडीशनल रिटर्न लाइसेंस in which the creditor order his debtor that he should pay a certain sum of money either to himself or to another person as per his commanded or to the holder of the bill after a certain period। तो गाइज, हम इसको समझ सकते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम विनिमय पत्र बोलते हैं, तो विनिमय पत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लेनदार अपने ऋणी को ये आदेश देता है कि वह एक निश्चित धनराशि या तो स्वयं या उसे या उसके आज्ञा अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को विपत्र के धारक को मांगने पर अथवा एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करे। तो गाइस, सिंपल भाषा में समझें इसको तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब कोई पर्सन जो कि वेंडर है और वो क्रेडिट सेल करता है अपने परचेज़र को, तो उस गुड्स के अमाउंट के बराबर के लिए वो एक बिल राइट करता है, लिखता है, किस पर? परचेज़र पर। तो जो परचेज़र होता है वो उस बिल पर लिखी हुई अमाउंट के लिए एक्सेप्टेंस देता है, यानी कि स्वीकृति देता है कि मैंने आपसे ये गुड्स क्रेडिट सेल पर लिया है, यानी कि मैंने क्रेडिट परचेज़ किया है और मैं इस अमाउंट को आपको इस पीरियड के बाद देने के लिए लायबल हूँ। यानी कि उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है वेंडर और परचेज़र के बीच में। वेंडर जो क्रेडिट सेल करता है परचेज़र को, परचेज़र जो कि क्रेडिट परचेज़ करता है वेंडर से, तो वो दोनों आपस में जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एक सिक्योरिटी के रूप में, एविडेंस के रूप में एक जो ऑर्डर होता है वेंडर के द्वारा परचेज़र को उस बिल का पेमेंट करने के लिए, उस राइट के रूप में एक बिल लिखा जाता है जिस पर कि परचेज़र अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि मैं आपका पेमेंट जो बकाया है इस गुड्स जो हमने क्रेडिट सेल किया था उसके बदले में वो अमाउंट आपको इस पीरियड के बाद दिया जाएगा। साथ ही इसमें जो बिल होता है उस बिल को जो वेंडर यानी कि जो बिल को लिखने वाला होता है वो उस बिल को अपने यूज़ में भी ले सकता है या वो किसी को थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि टू अनदर पर्सन एज पर हिज कमांडेड और टू द होल्डर ऑफ द बिल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, यानी कि एक सर्टेन पीरियड के बाद जिसके पास वो बिल होगा उसको उस बिल का पेमेंट कर दिया जाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट परचेज़र के द्वारा ही किया जाता है, चाहे वो फिर वेंडर हो या वेंडर के द्वारा किसी अनदर पर्सन को वो बिल दिया हो, जिसके पास बिल हो वो उसका पेमेंट करता है। तो गाइस, हम ये कह सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल होता है वो वेंडर के द्वारा परचेज़र पर लिखा जाता है। यहाँ पर जो वेंडर होता है वो उस बिल को उस अमाउंट के लिए लिखता है जो कि क्रेडिट सेल के रूप में की जाती है, और जो परचेज़र के द्वारा उस अमाउंट को कुछ पीरियड के बाद देने के लिए उसको वादा किया जाता है। तो उन चीज़ों को एक लिखित रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में जो तैयार करा जाता है उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो गाइस, यहाँ इसकी बात करें एसेंशियल पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टीज़ होती हैं। एक होता है इसमें ड्रॉअर जिसको हम लेखक बोलते हैं, एक होता है ड्रॉई जिसको स्वीकर्ता बोलते हैं, एक होता है पेई जिसको प्राप्तकर्ता बोलते हैं। गाइस, हमारी यहाँ पर ये कोशिश रहती है कि हम आपको ये दोनों लैंग्वेज में सारी इन्फॉर्मेशन दें, इंग्लिश में और हिंदी में, यानी कि जो स्टूडेंट इंग्लिश को प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश में इसको ईजिली रूप में समझ सकें और जो हिंदी को प्रेफर करते हैं वो हिंदी में इसको ईजिली रूप में समझ सकें। तो यहाँ पर जो तीन एसेंशियल पार्टीज़ होती हैं उसमें ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई होता है। तो आइए समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉअर की। ड्रॉअर जिसको हम बोलते हैं लेखक, जनरली जो वेंडर होता है वही ड्रॉअर होता है, यानी कि जो माल को, गुड्स को जो क्रेडिट सेल करने वाला पर्सन होता है उसी को हम ड्रॉअर कहते हैं। तो द पर्सन हु इज़ द सेलर और क्रेडिटर हु सेल्स
द गुड्स ऑन क्रेडिट एंड हु इज एंटाइल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉयर। यानी कि वह व्यक्ति जो विक्रेता या लेनदार होता है, जो उधार विक्रय करता है और जो किसी अन्य व्यक्ति से रकम पाने का अधिकारी होता है, उसे हम ड्रॉअर यानी कि लेखक कहते हैं। ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स एंड साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि वह व्यक्ति जो बिल अर्थात विनिमय विपत्र को लिखता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करके एक निश्चित राशि भुगतान करने का आदेश देता है, उसे लेखक या आहर्ता भी कहते हैं। यानी कि ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड क्रेडिट टू द पर्सन ऑन whom the bill of exchange is drawn. He is also called राइटर और क्रेडिटर। यानी कि ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो कि क्रेडिट सेल करता है और जो अपने गुड्स का जो अमाउंट होता है उसके लिए जो बिल राइट करता है, उस बिल के पेमेंट को पाने का ऑर्डर देता है उस पर्सन को जिस पर कि वो बिल लिखा जाता है। तो ड्रॉअर बिल को लिखने वाला होता है। जनरली ये वेंडर होता है जो कि क्रेडिट सेल करता है। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्रॉई की, जिसको हम स्वीकर्ता बोलते हैं। तो ड्रॉई जो होता है इसका कॉन्सेप्ट होता है द पर्सन ऑन होम द बिल इज रिटन इन द बायर और डेटर। यानी कि वह व्यक्ति जिस पर बिल लिखा जाता है जो कि क्रेता या देनदार होता है। यानी कि वह पर्सन जिस पर बिल लिखा जाता है वो जनरली हमारा परचेज़र होता है। यानी कि जो क्रेडिट परचेज करता है उस पर बिल लिखा जाता है वेंडर के द्वारा। तो जो क्रेडिट परचेज करता है जिस पर बिल लिखा जाता है उसको हम ड्रॉई कहते हैं, क्योंकि ये बिल को अपनी एक्सेप्टेंस देता है। यानी कि जो बिल पर लिखी हुई बातें होती हैं उनको ये स्वीकार करता है। इसको हम स्वीकर्ता भी कहते हैं, एक्सेप्टर भी कहते हैं। यानी कि इट एक्सेप्ट द अमाउंट रिटन इन द बिल बाय राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड ऑन द बिल एंड साइनिंग इट। यानी कि यह विपत्र में लिखी राशि को विपत्र पर स्वीकृत शब्द लिखकर और अपने हस्ताक्षर करके उसको स्वीकार करता है। अनलेस अ बिल इज एक्सेप्टेड इट इज़ कॉल्ड अ ड्राफ्ट। यानी कि जब तक परचेज़र के सिग्नेचर उस बिल पर नहीं होते हैं, जो लिखी गई बातें होती हैं उनको परचेज़र एक्सेप्ट नहीं करता है, जब तक वो बिल एक ड्राफ्ट के रूप में ही रहता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाता है। हैंस ही हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एज ए ड्रॉई और एक्सेप्टर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो बिल को स्वीकार करता है उसको आहर्ती या स्वीकर्ता भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं वो पर्सन जो बिल को लिखने वाला होता है जो कि वेंडर होता है उसे हम ड्रॉअर कहते हैं, और वो पर्सन जो बिल पर लिखी गई बातों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसको हम ड्रॉई, एक्सेप्टर या स्वीकर्ता कहते हैं। और जनरली ये वो होता है जो क्रेडिट परचेज करता है, यानी कि जो परचेजर होता है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम पेई की, प्राप्तकर्ता की। तो गाइस यहाँ पर ये बात करते हैं हम द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट इज कॉल्ड द रिसिपेंट और पेई ऑफ द बिल। यानी कि वह व्यक्ति जिसे बिल का भुगतान देय तिथि पर प्राप्त हो जाता है उसे विपत्र का प्राप्तकर्ता या अदाता कहते हैं। जनरली हम ये कह सकते हैं कि वो पर्सन जिसके पास बिल होता है उसे जब ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट मिल जाता है तो वो पेई यानी कि प्राप्तकर्ता कहलाता है। सामान्यतः बिल का लेखक ही भुगतान पाने वाला व्यक्ति ही होता है। जिनके से जनरली द ऑथर ऑफ द बिल इज द ओनली पर्सन टू पेड, बट इफ द बिल इज रिडीम्ड from the bank or a third party or creditor, if sold to then the officer to get payment is the bank or creditor respectively। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः बिल का जो लेखक होता है वही भुगतान पाने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन यदि विपत्र यानी कि बिल को बैंक से भुना लिया गया हो, यानी कि बैंक से उसको डिस्काउंट करा लिया गया हो, या किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया गया हो, जिसको एंडोर्समेंट भी हम बोलते हैं, तो उस कंडीशन में जो बैंक या जो क्रेडिटर होता है यानी कि जो थर्ड पार्टी होती है वो उस बिल का पेमेंट लेने के लिए लायबल होता है। यानी कि उस बिल का पेमेंट उस कंडीशन में बैंक या क्रेडिटर्स को किया जाएगा क्योंकि वो बिल उनके पास है। यानी कि इन शॉर्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि वो पर्सन जिसके पास बिल है उसी को ही ड्यू डेट पे बिल का पेमेंट मिलेगा। जनरली ये वेंडर हो सकता है, ड्रॉअर हो सकता है,
और अगर ड्रॉयर के द्वारा ये बिल बैंक से भुना लिया गया हो तो वो बैंक होगा, और अगर ड्रॉयर ने अपने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट के रूप में उस बिल को दिया हो तो वो जो क्रेडिटर होगा वो उस बिल का पेमेंट लेने के लिए लायबल होगा। तब उस कंडीशन में उसे हम पेई यानी कि प्राप्तकर्ता कहेंगे। तो गाइज़ ये हमने 3 पार्टीज़ जो होती हैं, एसेंशियल पार्टीज़ जो हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न में थी, उनके बारे में हमने बात करी, जिसमें ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई की बात करी गई। तो अब गाइज अब बात करते हैं इनके काइंड्स के बारे में, टाइप्स के बारे में। तो गाइज यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, यानी कि विनिमय हुए पत्र के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर गाइज अगर हम इसको देखें तो हमने इसको इनके अकॉर्डिंग उसमें 3 उसमें बांटा गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि समय के आधार पर बात करें अगर, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम डिमांड बिल और टेनर बिल बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो मांग बिल और मियाद बिल बोलते हैं। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ नेशन की बात करी जाएगा तो इसको हम देश के आधार पर हम अगर इसको बांटें तो इसमें यहाँ पे 2 बिल होते हैं, एक इनलैंड बिल और एक फॉरेन बिल, यानी कि एक देशी विपत्र और एक विदेशी विपत्र। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, तब ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रेड बिल और एक म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल, यानी कि व्यापारिक विपत्र और अनुज्ञा विपत्र या पारस्परिक सहायता हेतु विपत्र इसको हम बोला जाता है। तो गाइज आइए समझते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द टाइम, यानी कि समय के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है डिमांड बिल, एक होता है टेनर बिल। डिमांड बिल का मतलब मांग बिल से होता है, टेनर बिल का मतलब म्याद बिल से। अब हम समझते हैं कि डिमांड बिल क्या होता है। तो गाइस डिमांड बिल की अगर बात करें तो डिमांड बिल आर दोज विच आर टू बी पेड टू द अकाउंटेंट एज सून एज बिल इज प्रेजेंटेड, यानी कि मांग विपत्र उसे कहते हैं जिसका भुगतान लेखादार यानी कि अकाउंटेंट को बिल के प्रस्तुत करते ही देना है। द बिल ऑफ डिमांड बिल इज आल्सो नोन एज साइड बिल। वी यूज द वर्ड साइड व्हेन डिमांड बिल्स आर सेंड बाई पोस्ट, यानी कि मांग बिल को दर्शनी बिल भी कहते हैं। दर्शनी शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब मांग बिल डाक द्वारा भेजे जाते हैं। यानी कि डिमांड बिल का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भी गुड्स परचेज किया हो तो वेंडर के द्वारा जो तुरंत आपको बिल दिया जाता है और जिसका पेमेंट आपको तुरंत किया जाता है वो हमारा डिमांड बिल कहलाता है। अगर मान लीजिए ये किसी दूसरी जगह पर पेमेंट किया गया है या दूसरी जगह पर सोल्ड किया गया है, तब वो अगर पोस्ट के द्वारा जो भेजा जाता है तो उसको हम इसको साइड बिल भी बोल देते हैं। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम टेनर बिल की। तो टेनर बिल मींस द बिल्स दैट विल बी पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड मेंशन्ड इन द बिल, यानी कि म्याद विपत्र का आशय उन बिलों से है जिनका भुगतान विपत्र में उल्लेखित एक नियत अवधि बीतने पर किया जाता है। यानी कि जैसे कोई बिल हमने वेंडर के द्वारा कोई गुड्स को क्रेडिट किए सेल के रूप में किया गया हो और परचेजर ने उस बिल का पेमेंट करने के लिए कुछ पीरियड आपसे मांगा हो, तो उस पीरियड के बाद आपको उस बिल का पेमेंट तुरंत होना है, उसे हम टेनर बिल कहते हैं। यानी कि टेनर बिल का मतलब हो गया कि जब कोई गुड्स क्रेडिट किया जाता है, सेल किया जाता है, जब कोई गुड्स को क्रेडिट सेल किया जाता है तब वेंडर के द्वारा परचेजर के द्वारा मांगी गई पीरियड के लिए जो बिल लिखा जाता है उसको टेनर बिल कहते हैं। टेनर बिल में जो बिल का पेमेंट होता है वो बिल का जो पीरियड कंप्लीट हो जाता है उस पर इसको करना होता है, जो कि परचेजर के द्वारा वेंडर को किया जाता है। विपत्र को म्याद दिन अथवा महीनों में सूचित किया जाता है, यानी कि द पीरियड ऑफ द बिल इज रिपोर्टेड इन डेज और मंथ, यानी कि जो बिल होता है वो उसमें ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो पीरियड है क्रेडिट का, जो पीरियड दिया गया है वो कितने डेज का है या कितने मंथ के लिए दिया गया है। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशन के बारे में। तो नेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि देश की दृष्टि के आधार पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंट्री। देश की दृष्टि के आधार पर बिल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इनलैंड बिल जिसको हम देशी विपत्र बोलते हैं, दूसरा होता है फॉरेन बिल जिसको विदेशी विपत्र बोलते हैं। यानी कि अगर हम कंट्री के आधार पर बात करें तो 2 तरह के बिल हमारे चलते हैं। एक इनलैंड बिल जो कि हमारी कंट्री के अंदर ही चलता है, उसे हम इनलैंड बिल बोलेंगे, और जो कंट्री के बाहर जाता है वो फॉरेन बिल कहलाता है। तो डिटेल में समझते हैं इनके बारे में हम। तो सबसे पहले बात करते हैं इनलैंड बिल की। तो इनलैंड बिल का कॉन्सेप्ट हो जाता है गाइस, इनलैंड बिल्स मीन्स अ बिल हुज अकाउंटेंट राइटर एंड द रिसिप्ट
ऑफ द पेमेंट आर फ्रॉम द सेम कंट्री। यानी कि देशी विपत्र से आशय ऐसे विपत्र से है जिसका जो लेखादार यानी कि अकाउंटेंट है, ड्रॉअर यानी कि लेखक है, और जो उसका पेई यानी कि जो ड्रॉई है, वो पाने वाला जो व्यक्ति है, वो तीनों ही एक ही देश की है। यानी कि जो लिखने वाला है, जिस पर लिखा गया है, जिसको उस बिल का पेमेंट किया गया है, यानी कि ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई तीनों के तीनों आपके सेम कंट्री के हों, उनको हम इनलैंड बिल कहते हैं। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉरेन बिल की। फॉरेन बिल यानी कि विदेशी विपत्र की बात करते हैं हम। तो फॉरेन बिल मीन्स अ बिल इन विच अ बिजनेसमैन राइट्स अ बिल अगेंस्ट अ मर्चेंट ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि विदेशी विपत्र से आशय ऐसे विपत्र से है जिसमें एक व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी पर विपत्र लिखता है। यानी कि इसमें एक पर्सन जो है, चाहे वो वेंडर या परचेसर में से एक पर्सन किसी अदर कंट्री का है और दूसरा पर्सन किसी अदर कंट्री का है। मान लीजिए वेंडर तो इंडिया का है और जो परचेसर है वो अमेरिका का है, तो उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे और जो बिल राइट किया जाएगा उसे हम फॉरेन बिल कहेंगे। लाइक इफ अ ट्रेड of India writes a bill on a Japan merchant, it will be called a foreign bill. Foreign bills are usually writes in triplicate. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे भारत का व्यापारी जापान के किसी व्यापारी पर बिल लिखता है तो उससे विदेशी विपत्र कहेंगे, और विदेशी विपत्र यानी कि जो फॉरेन बिल होता है वो जनरली 3 प्रतियों में लिखा जाता है। यानी कि फॉरेन बिल्स आर यूजुअली रिटन इन ट्रिप्लिकेट। तो 3 प्रतियों में, यानी कि 3 अलग अलग इसको जो इसकी जो स्लिप्स होती हैं उनको तैयार किया जाता है। तो फॉरेन बिल का मतलब हो गया कि जब दो पार्टी में से दोनों पार्टी अलग अलग कंट्री की हो, चाहे परचेजर अलग कंट्री का हो, चाहे वेंडर अलग कंट्री का हो, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ की होती हैं, तो उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन की जाता है उस ट्रांजेक्शन के कंसर्न में जो बिल लिखा जाता है उसको हम फॉरेन बिल कहते हैं। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फॉरेन बिल की। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फॉरेन बिल हैं वो हमारे पास ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें एक होता है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस और डीए बिल, जिसको हम डीए बिल बोलते हैं, यानी कि स्वीकृत पर कागज पत्र वाला बिल। और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और डीपी बिल, जो भुगतान पर कागज पत्र वाला बिल होता है। यानी कि एक वो जो स्वीकृति के लिए दिया जाता है यानी कि एक्सेप्टेंस करता है, और एक वो जो कि भुगतान यानी कि पेमेंट के कंसर्न में किया जाता है या लिखा जाता है। गाइस लास्ट बात करते हैं हम इसमें ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, यानी कि प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल अकॉर्डिंग टू द यूजेस। प्रयोग के आधार पर विपत्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला ट्रेड बिल, दूसरा म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल मतलब व्यापारिक विपत्र और म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल मतलब पारस्परिक सहायता हेतु अनुग्रह विपत्र। तो आइए गाइस अब डिटेल में इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेड बिल की। ट्रेड बिल को बोलते हैं व्यापारिक विपत्र। तो गाइस ट्रेड बिल इज द बिल व्हेन द मर्चेंट यानी कि वेंडर हु सेल्स द गुड्स राइट्स ऑन हिज बायर, यानी कि व्यापारिक विपत्र वह विपत्र है जिससे माल उधार बेचने वाला व्यापारी अपने क्रेता पर लिखता है। तो जनरली ट्रेड बिल का मतलब होता है जो हम डेली यूज़ में भी देखते हैं कि जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हैं तो जो भी आप गुड्स लेते हैं आप उसका बिल मांगते हैं, तो जो वेंडर के द्वारा आपको बिल दिया जाता है उसको जनरली ट्रेड बिल बोला जाता है, व्यापारिक विपत्र बोला जाता है। तो जनरली व्यापारिक विपत्र ट्रेड बिल जो होता है ये वेंडर के द्वारा परचेजर पर लिखा जाता है। जो भी परचेजर ने माल वेंडर से ख़रीदा होता है उस अमाउंट के लिए ये बिल लिखा जाता है, जिसको हम ट्रेड बिल कहते हैं, जनरली जो हमारे लेन देन के लिए यूज़ में किया जाता है। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल की, जिसको बोलते हैं अनुग्रह बिल भी बोलते हैं, अनुग्रह विपत्र भी इसको बोल देते हैं। तो अ म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल इज ए बिल दैट अ ट्रेडर राइट्स टू सपोर्ट अनदर ट्रेडर विदाउट एनी ट्रांजैक्शन और परचेस। तो गाइज यहाँ पर क्या होता है कि जो म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल होता है, अनुग्रह विपत्र जिसको बोलते हैं, तो अनुग्रह बिल वह बिल है जो व्यापारी दूसरे व्यापारी को सहयोग करने हेतु बिना किसी लेन देन या क्रय विक्रय के लिखता है। यानी कि यहाँ पे 2 पार्टीज़ होती हैं जो कि अलग अलग बिजनेस करती हैं और दोनों एक दूसरे को हेल्प करने के पर्पज़ से एक दूसरे के ऊपर बिल लिखती हैं,
और उसको म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल कहा जाता है। इसमें कोई लेन देन नहीं होता है, कोई परचेज कोई सेल नहीं होती है, केवल एक दूसरे की हेल्प करने के पर्पज़ से ये बिल लिखे जाते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं जो अलग अलग बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। अब ए को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ए बी पर बिल लिखता है और बी एक्सेप्ट करके ए को देता है और ए उसे बैंक से डिस्काउंट पे भुनाकर उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकता है। उसी तरीके से अगर बी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बी ए पर बिल लिखता है, ए उसे एक्सेप्ट करता है और उसको एक्सेप्ट करके बी को वापस कर देता है और बी उस बिल को बैंक से बनाकर जो पैसा आता है उसे अपने बिजनेस में यूज़ में ले लेता है। और जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट पर वो दोनों एक दूसरे को पेमेंट कर देते हैं और वो पर्सन बैंक का पेमेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ए को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ए ने बी पर बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने उसे बैंक से भुनाया, जो पैसा आया उसे अपने बिजनेस में यूज़ किया और ड्यू डेट पर उस पैसे को ए ने बी को वापस कर दिया और बी ने उस पैसे को बैंक को वापस कर दिया, जिसको कि हम म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल बोलते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के हेल्प के लिए एक दूसरे पर लिखे जाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकें। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो आज की जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न में आपके लिए तैयार की, जिसमें हमने आपको मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बताया, उनके एसेंशियल पार्टीज़ के बारे में बताया और जो टाइप्स ऑफ बिल होते हैं उनके बारे में बताया। ये वीडियो हमने थ्योरेटिकल रूप में आपके लिए तैयार की ताकि आप इनके बारे में डिटेल में समझ सकें और जो भी डाउट्स हों वो आप क्लियर कर सकें। अगर अब भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको सॉर्ट आउट आपके लिए कर सकें। सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था विनिमय विपत्र यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के मीनिंग के बारे में, काइंड्स के बारे में और जो नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्रीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आज बात करेंगे जनरल एंट्री ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, यानी कि आप सीखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न में कौन कौन सी जनरल एंट्रीज बनाई जा सकती हैं और उनको बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। आज की इस वीडियो में हम ये आपको बताएंगे। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज की, यानी कि विनिमय पत्रों से संबंधित आवश्यक जनरल लेखों के बारे में। तो गाइज, यहाँ हमने आपको थोड़ा आसान बनाने के लिए इस वीडियो में आपको समझाने के पर्पज़ से हमने यहाँ पर जो ड्रॉअर और ड्रॉई होते हैं, जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको इनकी मीनिंग बताए थे कि जो बिल को राइट करता है यानी कि बिल को लिखने वाला होता है वो ड्रॉअर होता है और जिस पर बिल लिखा जाता है, जो उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है, वो ड्रॉई होता है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉअर और ड्रॉई को एज्यूम कर लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे एंट्रीज़ को। तो यहाँ पर गाइस, जो ड्रॉअर होता है, ऑथर होता है, उसको यहाँ पर हम ए एज्यूम कर रहे हैं, जबकि जो ड्रॉई और एक्सेप्टर होता है उसको हम यहाँ बी एज्यूम करते हैं। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने आपको जो एंट्रीज़ हैं उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में लिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो उसकी हमने यहाँ पे हेडिंग्स के रूप में आपको समझाने के पर्पज़ से लिया है। जैसे यहाँ पे लिया हमने ए गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट, यानी कि ए जो कि ड्रॉअर है और बी जो कि ड्रॉई है, यानी कि ड्रॉअर ने ड्रॉई को गुड्स सोल्ड करा ऑन क्रेडिट यानी कि उधार। तो यहाँ पर जो ड्रॉअर होगा जिसको हमने ए माना है और जो ड्रॉई जिसको हमने बी माना है, तो उनके एंट्रीज़ क्या बनेंगी वो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर की एंट्री बनेगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट। जबकि ये एंट्री ड्रॉई क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, यानी कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट। तो इस तरीके से ये गुड्स को सोल्ड करने की और परचेज की जो एंट्री होती हैं वो ड्रॉअर और ड्रॉई के यहाँ पर ये आपके सामने बनती हैं। इसके बाद गाइस, जो परचेज़र होता है और जो वेंडर होता है, यानी कि जो ड्रॉअर और ड्रॉई होते हैं, तो ये हमने जो एंट्री बताई थी लास्ट आपको, वो बताई थी जब आपको जीएसटी क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर क्वेश्चन में आपको जीएसटी गिवन है तब आपकी जो एंट्री है वो आपकी ये बनेगी, ए गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट के लिए इन द बुक्स ऑफ ए के यहाँ पर बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट आईजीएसटी। और अगर आपके पास आईजीएसटी की जगह पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया हुआ है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे
बीस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। यानी कि अगर IGST है तो एंट्री बनेगी 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। और अगर आपके सामने जो एंट्री है उसमें आपको CGST SGST दिया है तो एंट्री बनेगी 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। यानी कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, जो बी हमारा कस्टमर या डेटर्स होता है ऑन क्रेडिट। इसी तरीके से अगर हम परचेस की बात करते हैं गाइस, तो अगर आपके पास IGST क्वेश्चन में गिवन है तो परचेस के लिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई यानी कि बी के यहाँ पर एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू एज यानी कि ड्रॉयर। यानी कि अगर IGST है तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉयर अकाउंट एंट्री बनेगी। और अगर IGST की जगह आपको CGST दिया हुआ है तब आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। यानी कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए, जिसको हम सप्लायर या क्रेडिटर्स भी कहते हैं। तो गाइज इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी विच द बिल एक्सेप्टेड बाई बी। यहाँ पर हम समझते हैं कि जो ए ड्रॉयर है जब वो बिल को ड्रॉई यानी कि बी पर लिखता है और बी उसे एक्सेप्ट करके वापस ड्रॉअर को दे देता है तब वो बिल बनता है। और इस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होती हैं, जो लेन देन की एंट्री होती हैं, वो ए अपने यहाँ पर बनाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस यानी कि ड्रॉई अकाउंट, क्योंकि यहाँ ड्रॉअर के पास बिल आया है किससे, बी जो कि ड्रॉई है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट एंट्री बन जाएगी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम बी बन जाएगी। जबकि इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के यहाँ पर जब इसकी एंट्री की बात करते हैं तो वहाँ एंट्री बनेगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यानी कि यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो बिल्स पेबल के रूप में आ जाएगी, यानी कि ए डेबिट हो जाएगा और टू बिल्स पेबल, क्योंकि ए के पास आ रहा है और बी उसको दे रहा है तो बी के पास से वो जा रहा है। तो एंट्री बन जाएगी एज अकाउंट डेबिट टू बी बिल्स पेबल अकाउंट। इसी तरीके से अब आती है कंडीशन आपकी ऑनर्ड ऑफ द बिल की। यानी कि अगर जो बिल आपको दिया हुआ है अगर उसमें आपको ऑनर्ड ऑफ द बिल का मतलब हो जाता है व्हेन द बिल इज पेड ऑन डेट ऑफ पेमेंट ड्यू डेट बाय द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ड्रॉई, इट इज कॉल्ड ऑनर्ड ऑफ द बिल ऑन द रेपुटेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो अब ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑनर्ड ऑफ बिल का बिल मतलब होता है, ऑनर्ड ऑफ द बिल का मतलब होता है कि जब ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन को ऑनर्ड ऑफ द बिल कहा जाता है। यानी कि जब जो बिल के जो स्वीकर्ता हैं, जो ड्रॉई हैं के द्वारा भुगतान तिथि पर बिल का भुगतान कर दिया जाता है तब इसे बिल की प्रतिष्ठा अथवा देय तिथि पर बिल का संपूर्ण सम्मान कहते हैं, जिसको हम ऑनर्ड ऑफ द बिल कहते हैं। ऑनर्ड ऑफ द बिल का कॉन्सेप्ट जब ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हो जाता है, यानी कि जिस डेट के लिए बिल लिखा गया होता है उस डेट पर जब बिल का पेमेंट हो जाता है तो उसको ऑनर्ड ऑफ द बिल कहा जाता है। तो गाइज इसकी जो एंट्री बनती है आपकी, वो एंट्री बन जाती है इसमें ऑन पेमेंट ऑफ द बिल एट मैच्योरिटी, यानी कि देय तिथि पर बिल का भुगतान होने पर, जिसके लिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर यानी कि ए की एंट्री बन जाती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर जो ड्रॉअर होता है उसको कैश के रूप में पैसा मिल जाता है और उसके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाता है, जबकि जो ड्रॉई होता है वो बिल्स पेबल का पेमेंट करता है, इसलिए जो बिल्स पेबल को उसने पहले दिया होता है वो उसके पास से वापस आ जाता है और जो कैश होता है वो उसके पास से चला जाता है। तो यहाँ एंट्री बन जाती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से ये ऑनर्ड ऑफ द बिल की एंट्री दोनों की बुक में बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस जो ए यानी कि जो ड्रॉअर होता है वो उस बिल को जो उसके पास ड्रॉई से रिसीव होता है उसको वो क्या कर सकता है, किस तरीके से यूज़ में ले सकता है, कैसे कैसे वो अपने यूज़ में इसको ले सकता है। तो उसी के कंसेप्ट में एंट्री है आपके सामने, द होल्डर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ द फॉलोइंग 4 कंडीशन टू डील विद द बिल। यानी कि बिल का जो लेखक होता है जिसको हम आढ़ता बोलते हैं, वो बिल की स्वीकृति मिलने के पश्चात वह इस बिल को निम्न 4 प्रकार से प्रयोग में ले सकता है। गाइस जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि हमारी जो भी वीडियो होती है उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट को कवर करें, ताकि जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो ईजिली इंग्लिश में उसको समझ सकें और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो उसको हिंदी में आसानी से समझ सकें। इसलिए हम इसको दोनों लैंग्वेज में आपके लिए लेकर चलते हैं। तो गाइस समझते हैं यहाँ पर कि जो ए ड्रॉअर होता है वो उस बिल को अपने पास जो कि
रखता है, यानी कि जो बिल बी से ए के पास आता है तो उस ए बिल को किस तरीके से यूज़ में ले सकता है, तो उसकी ये 4 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट है आपके सामने, व्हेन बिल इज़ रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सेकंड, व्हेन इज़ बिल डिस्काउंट विद द बैंक, यानी कि जब बिल को ए अपने बैंक से भुना लेता है। पहली कंडीशन में जब ए बिल को अपने पास ही रखता है डेट ऑफ मैच्योरिटी तक। सेकंड में वो उसको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस बिल को बैंक से भुना सकता है। थर्ड, व्हेन द बिल इज़ एंडोर्स और नेगोशिएटेड इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, यानी कि अगर ए यानी कि जो ड्रॉयर है उसको अगर अपने किसी थर्ड पार्टी का पेमेंट करना है तो उस पेमेंट के लिए वो उस बिल को भी दे सकता है, जिसको हम बिल का एंडोर्समेंट कहते हैं। और अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है यानी कि अपने बैंक में वो जमा कराना चाहता है तो उसके लिए व्हेन बिल इज़ सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि अगर वो बैंक में अपने जमा करने के पर्पज से उसको बैंक में देना चाहता है तो उसको कलेक्शन के लिए भी बैंक में भेज सकता है। तो इस तरीके से ए उस बिल को 4 तरीके से अपने यूज़ में ले सकता है, या तो वो अपने पास रख सकता है ड्यू डेट तक, या उसको अपने बैंक से भुना सकता है अगर उसे पैसे की ज़रूरत है, या अपने किसी थर्ड पार्टी सी को वो पेमेंट के तौर पर उस बिल को दे सकता है, या फिर वो अपने बिल को बैंक में जमा करने के पर्पज़ से बैंक में वो कलेक्शन के लिए भेज सकता है। तो अब इनको डिटेल में समझते हैं इनकी एंट्रीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन बिल इज़ रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जब लेखक या आर्ता बिल को दे तिथि तक स्वयं अपने पास रखता है। तो उसके यहाँ पर ए जो ड्रॉयर है उसकी एंट्री बनेगी, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट बीइंग बिल रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। उसमें वो बिल्स रिसेबल को डेबिट कर लेगा और बी जो होगा वो उसे अपने यहाँ पर क्रेडिट कर देगा। इसी तरीके से बात करते हैं व्हेन बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, यदि ए ने उस बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट यानी कि भुना लिया होता है तब उसकी एंट्री बनती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर के यहाँ पर, जो कि विदाउट जीएसटी है। अगर तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट, यानी कि बीइंग बिल गॉट डिस्काउंटेड विद द बैंक। अगर वो विदाउट जीएसटी है तो उसमें जीएसटी की कोई एंट्री आपको नहीं लेनी होगी। और अगर क्वेश्चन में आपको जीएसटी दिया हुआ है तब आपकी एंट्री ये बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। इस तरीके से आप देखेंगे तो अगर आपको क्वेश्चन में जीएसटी दिया हुआ है तो फिर जीएसटी की एंट्री आपके साथ इसमें ऐड हो जाती है, उसको भी हमें डेबिट करना होता है। तब उस कंडीशन में हम एंट्री बना लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट, जिसको हम कह सकते हैं बीइंग द बिल गॉट डिस्काउंटेड विद द बैंक। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, जब ड्रॉअर जो होता है वो उस बिल को अपने जो एंडोर्स होता है यानी कि जो सी होता है क्रेडिटर्स होता है उसको एंडोर्स कर देता है, तब एंट्री बनती है व्हेन द बिल इज एंडोर्स और नेगोशिएटेड इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, यानी कि जब वो अपने बिल को क्रेडिटर्स को बेचान कर देता है, यानी कि जब लेनदार को बिल का बेचान कर दिया जाता है तब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर एक यहाँ पे एंट्री बनेगी एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, या जिसको हम क्रेडिटर्स भी बोल देते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट, यानी कि जो बिल्स रिसेबल होगा उसे हमें क्रेडिट करना होगा और जिसको ये बिल दिया जाएगा उसे हमें ये क्रेडिट डेबिट कर देंगे। तो एंडोर्सी डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट बन जाएगा बीइंग बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, इसकी नरेशन बना लेते हैं। इसी तरीके से गाइज अगर जो ए होता है वो उस अपने बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना चाहता है या देता है तब उसके लिए एंट्री बन जाती है यहाँ पर बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट, यानी कि बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये 4 तरीके से जो ए होता है वो अपने उस बिल को यूज़ में ले सकता है, जो हमने आपको चारों कंडीशन बताई, एंट्रीज बताई इसकी हमने आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल की, यानी कि अगर ड्यू डेट पर बिल का डिस्काउंट ड्यू डेट पर बिल का जो पेमेंट होता है अगर वो कर दिया जाता है तो उसे ऑनर्ड ऑफ द बिल बोलते हैं, जो कि हमने भी आपको लास्ट बताई इसकी एंट्री। और अगर ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट नहीं हो पाता है तब उसको फिर डिसऑनर ऑफ द बिल कहा जाता है, यानी कि व्हेन द बिल इज़ नॉट पेड बाय द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ड्रॉई ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, जिसको हम ड्यू डेट बोलते हैं, द बिल इज़ कॉल्ड डिसऑनर्ड, यानी कि जब बिल के स्वीकर्ता यानी कि ड्रॉई के द्वारा भुगतान की तिथि जो दे तिथि होती है पर बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तब वह बिल अनादरण या तिरस्कृत कहलाता है या माना जाता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं इनकी एंट्री के बारे में, जो जनरल एंट्रीज पास ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल, जो बिल का
हम डिसऑनर करते हैं उस कंडीशन में एंट्री क्या क्या हो सकती हैं। तो बिल के अनादरण होने पर जो ए है उसके यहाँ निम्न एंट्रियाँ बनाई जाती हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन थी व्हेन बिल इज़ रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि जो बिल के डिसऑनर की एंट्री है वो डिपेंड करती हैं कि ए ने उस बिल को क्या यूज़ में लिया था। यानी कि जो ए का यूज़ करने का जो 4 कंडीशन आपको अभी बताई थी उन चारों में से कौन सी कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इसके एंट्री को बनाना होगा। तो गाइज़ अगर हम बात करते हैं व्हेन बिल इज़ रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि ये मानिए कि अगर जो बिल था वो ए के पास ही था, उसने ना तो बैंक में भुनाने के लिए दिया, ना सी को एंडोर्स करने के लिए दिया, ना ही कलेक्शन के लिए भेजा, तब एंट्री डिसऑनर की क्या बनेगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, यानी कि ए के यहाँ पर। तो वो आपके सामने एंट्री है गाइस। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन में आपको नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तो उसके कंडीशन में ध्यान एंट्री है, और अगर नहीं दिया है तब भी ध्यान देना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इफ़ नोटिंग चार्ज आर नॉट इनकरीड, यानी कि जो नोटिंग चार्जेस हैं वो आपको क्वेश्चन में कोई नहीं दिए हुए हैं, तब आपकी एंट्री बनती है 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि बीइंग बिल डिसऑनर कर देंगे यहाँ पर हम। और अगर क्वेश्चन में आपको नोटिंग चार्ज दिया है, यानी कि इफ़ नोटिंग चार्ज आर इनकरेक्ट, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तब आपकी एंट्री बनेगी 20, यानी कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश या नोटिंग चार्ज अकाउंट। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि जो 20 को आप डेबिट करोगे वो अमाउंट ऑफ बीआर, यानी कि जो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है, प्लस जो नोटिंग चार्ज है वो, उन दोनों को जोड़कर आप इसे डेबिट करेंगे, और टू बिल्स रिसीवेबल में जो बिल का अमाउंट है वो लिखा जाएगा, और टू कैश अकाउंट में जो नोटिंग चार्ज का अमाउंट है वो लिखा जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री बन जाती है 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और टू कैश अकाउंट, यानी कि जो कैश में नोटिंग चार्ज का पेमेंट किया गया है वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जनरल एंट्री पास ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल में ही सेकंड कंडीशन जो आती है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, यानी कि जब ए ने अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया हो, भुना लिया हो, तब क्या एंट्री बनेगी। तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अगर नोटिंग चार्ज नहीं दिया है तो सिंपल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट 20 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड। और अगर नोटिंग चार्ज गिवन है आपके लिए, यानी कि इफ़ नोटिंग चार्ज आज इनकरेक्ट, तो फिर आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पर 20, यानी कि जो ड्रॉई है अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट, यानी कि इसमें जो बी होगा, ड्रॉई होगा, उसमें जो बिल्स रिसीवेबल और नोटिंग चार्ज का अमाउंट है उसे आप ऐड कर देंगे टू बैंक, और टू कैश नोटिंग चार्ज का अमाउंट अलग से शो कर देंगे। तो गाइज इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी व्हेन द बिल इज एक्सचेंज इस एंडोर्स, यानी कि जब हमने बिल को एक्सचेंज करा, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या किया है, एंडोर्स कर दिया है किसको, क्रेडिटर्स को। तो वही सेम कंडीशन है। अगर यहाँ पर नोटिंग चार्ज नहीं दिया है तो सिंपल एंट्री बनेगी 20 अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, यानी कि क्रेडिटर्स, और अगर नोटिंग चार्ज दिया है तो एंट्री बन जाएगी 20 अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी और टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान रखना है कि नोटिंग चार्ज दिया है तो उसकी आप क्रेडिट टू कैश के नाम से एंट्री कर देंगे और उस अमाउंट को 20 में जोड़ देंगे, ड्रॉई के अमाउंट में जोड़ देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री बनती है आपकी व्हेन बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि ए ने बिल को बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा हो। तो जब ए बिल को बैंक कलेक्शन के लिए भेजता है तब आपके सामने एंट्री बनेगी। अगर आपको ध्यान रखना है नोटिंग चार्ज नहीं दिया है तो 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट बनेगा, और अगर आपको नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तो 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन और टू कैश अकाउंट बनेगा। यानी कि सिंपल अगर नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तो फिर आपको उसे कैश के टू कैश में क्रेडिट करके उस अमाउंट को 20 के अमाउंट में जोड़ देना है, यानी कि जो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है और जो नोटिंग चार्ज है उन दोनों को जोड़कर आपको बी को डेबिट करना होगा, ड्रॉई को डेबिट करना होगा। तो गाइस ये 4 कंडीशन थी आपकी बिल के डिसऑनर होने कंसर्न में, जो कि ड्रॉअर के यहाँ पे बन सकती थी। डिपेंड करता है चारों में से आपको कौन सी कंडीशन दी है। जो भी चारों में से कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री बना सकते हैं। साथ में ये ध्यान रखना है कि अगर नोटिंग चार्ज दिया हुआ है तो उसकी एंट्री बनेगी, नोटिंग चार्ज की नहीं बनेगी। अगर दिया है तो बनेगी, नहीं दिया है तो नहीं बनेगी। अब बात करते हैं गाइस हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर यानी कि बी के यहाँ पर। तो जनरल एंट्री पास ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल, बिल के अनादरण होने पर निम्न प्रविष्टि बनती है किसके, बी के यहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर यानी कि बी के यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान रखना है अगर नोटिंग चार्ज आपको नहीं दिया है तो यहाँ सिंपल एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए, यानी कि ड्रॉअर अकाउंट बीइंग बिल डिसऑनर्ड।
जबकि अगर नोटिंग चार्ज दिया हुआ है आपको तो एंट्री बनेगी फिर आपकी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉयर अकाउंट, यानी कि बिल्स पेबल और नोटिंग चार्ज को आपको डेबिट करना होगा और जो ए ड्रॉयर होगा उसे क्रेडिट करना होगा। तो ये एंट्री बन जाती है आपकी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई की डिसऑनर की कंडीशन में। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम रिटायरिंग ऑफ द बिल। अब ये कंडीशन होती है आपकी क्वेश्चन के अंदर कि जो ड्रॉई होता है अगर उसके पास जो पेमेंट है उसका पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही वो अरेंज कर लेता है, तब वो फिर ड्रॉयर को ये रिक्वेस्ट करता है कि आप उस बिल का पेमेंट हमसे ड्यू डेट से पहले ही ले लें। यानी कि जब किसी बिल का पेमेंट उसकी ड्यू डेट से पहले ही हो जाता है, अगर अभी हमने जो आपको समझाया वो बताया था कि जब किसी बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर होता है तो वो ऑनर्ड ऑफ द बिल होगा। जब किसी बिल का पेमेंट ड्यू डेट के बाद भी या ड्यू डेट पर नहीं हो पाता है तो उसे हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द बिल। उसी तरीके से कंडीशन आती है आपकी रिटायरिंग ऑफ द बिल, यानी कि जब बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही कर दिया जाता है तो उसे रिटायरिंग ऑफ द बिल कहा जाता है। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, when the drawee or the acceptor wishes to pay the amount of the bill before the date of maturity it is called retiring of the bill। यानी कि जब अदाकर्ता या स्वीकर्ता जो ड्यू डेट है उससे पहले ही बिल की राशि का भुगतान करना चाहता है तो इसे परिपक्वता अवधि से पूर्व बिल का भुगतान होना कहा जाता है। यूजुअली द होल्डर इन सच a case would be willing to allow a deduction because of the interest involved। आमतौर पर अगर हम देखें तो बिल का धारक अथवा लेखक बिल के स्वीकर्ता को कुछ छूट या रिबेट देता है। यानी कि जब ड्यू डेट से पहले अगर बिल का पेमेंट कर दिया जाता है तो जो ड्रॉयर होता है वो ड्रॉई को कुछ रिबेट यानी कि छूट देता है, क्योंकि वो समय से पहले ही बिल का भुगतान करता है। यह छूट की राशि जो देनदार के लिए लाभ तथा धारक अथवा भुगतान पाने के लिए हानि या व्यय मानी जाती है। यानी कि द डिडक्शन ऑफ सो अलाउड इज कॉल्ड रिबेट। रिबेट इज गेन फॉर द एक्सेप्टर, यानी कि जो ड्रॉई है जो बिल को एक्सेप्ट करने वाला है उसके लिए तो ये प्रॉफिट होगा, और जो ड्रॉयर है जो कि बिल को लिखने वाला है उसके लिए ये एक एक्सपेंसेस होगा या लॉस माना जाएगा। Thus, the day before the date of maturity of the acceptor, the amount of the bill is paid. The interest for that day is deducted and the remaining amount is paid of the holder or drawer। तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में जो स्वीकर्ता परिपक्वता की तारीख से जितने दिन पहले बिल की राशि का भुगतान करता है उतने दिन का ब्याज निकालकर बिल की राशि में से घटाकर शेष राशि धारक या आहर्ता को भुगतान कर दिया जाता है, और वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वही बेसिकली एक तरीके से रिबेट मानी जाती है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम समझते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं रिटायरिंग ऑफ द बिल का कॉन्सेप्ट कि जब किसी बिल का पेमेंट उसके ड्यू डेट से पहले ही कर दिया जाता है तो उसको रिटायरिंग ऑफ द बिल कहते हैं। उस कंडीशन में जितने पीरियड पहले पेमेंट करा जाता है उस पीरियड का एक इंटरेस्ट निकाला जाता है जिससे कि रिबेट बोलते हैं, और उसे बिल के अमाउंट में से घटा दिया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट आता है उसका पेमेंट किया जाता है। तो जो रिबेट का अमाउंट है उसे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपके सामने एक फॉर्मूला है कंप्यूटेशन ऑफ द रिबेट। उसे निकालने के लिए सिंपल ऑफ अमाउंट ऑफ रिबेट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ द बिल, जो भी बिल का अमाउंट होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डिस्काउंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड की। पीरियड डिपेंड करता है क्वेश्चन में, अगर आपको पीरियड मंथ में दिया हुआ है तो आप उसको मंथ में लेंगे, और डेज में दिया हुआ है तो डेज में लेंगे। अगर आप पीरियड को मंथ में लेते हैं तो डिवाइड 12 का करेंगे, और अगर आप पीरियड को डेज में लेते हैं तो डिवाइड 365 का करेंगे, और अपॉन 100 करेंगे रेट के अकॉर्डिंग। जो भी रेट ऑफ डिस्काउंट होगी उसके अपॉन 100 करेंगे। फिर जो भी पीरियड आपको दे रखा होगा मंथ में दिया है तो अपॉन 12 करेंगे, और डेज में दिया है तो अपॉन 365 करेंगे। तो इस तरीके से आप जो अमाउंट निकालेंगे वो आपका अमाउंट आएगा रिबेट का। फिर कंप्यूटेशन ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द बिल निकालने के लिए, जो भी हमारी नेट वैल्यू ऑफ द बिल निकालने के लिए अमाउंट ऑफ बिल जो भी होगा उसमें से जो भी रिबेट का अमाउंट होगा उसे आप घटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और जो अमाउंट बचेगा वो आपकी नेट वैल्यू ऑफ द बिल मानी जाएगी।
तो इस तरीके से इसकी एक जनरल एंट्री भी बनती है जो कि आपके सामने है। जनरल एंट्री पास ऑन रिटायरिंग ऑफ द बिल, यानी कि जो रिटायरिंग ऑफ द बिल है उसके कंसर्ट की एंट्री आपके सामने है। अगर आप इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर की आगे बात करते हैं तो इसकी एंट्री बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट और डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, यानी कि जो रिबेट होगा उसे ही अपने यहाँ पर डेबिट कर लेगा ड्रॉयर और टू बिल्स रिसीवेबल के रूप में क्रेडिट कर देगा। और अगर आप ड्रॉई की यहाँ की बात करते हैं तो उसकी एंट्री बनेगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और टू रिबेट और डिस्काउंट ऑन बिल, जिसको हम बीइंग बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट बोलते हैं। तो ये गाइस एंट्री बन जाती है हमारी अगर हम किसी बिल को रिटायर्ड करते हैं ड्यू डेट से पहले, तब उस कंडीशन में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर और ड्रॉई के यहाँ पर। तो गाइस ये जो अभी तक हमने आपको एंट्रीज बताई बिल ऑफ एक्सचेंज के संबंध में, जिसमें कि हमने बताया कि ड्रॉई के ऊपर जो बिल लिखता है और सबसे पहले जो ड्रॉई को कोई गुड सोल्ड करता है उसकी एंट्री, फिर ड्रॉयर ने ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा उसके ऊपर एंट्री, ड्रॉयर उस बिल को कैसे यूज़ में ले सकता है, ऑनर्ड ऑफ द बिल के बारे में बताया हमने, डिसऑनर्ड ऑफ द बिल के बारे में बताया, रिटायरिंग ऑफ द बिल के बारे में हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के जनरल एंट्रीज़ के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी जनरल एंट्रीज़ के बारे में ही, जो कि बिल के राइट करने की थी, बिल के डिसऑनर की थी। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न की जो आगे की नेक्स्ट लेवल की जो एंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम जो बिल ऑफ एक्सचेंज की नेक्स्ट एंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। तो गाइज़ आइए हम स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की नेक्स्ट एंट्रीज़ के बारे में। तो गाइज़ सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर जो बताया था आपको कि इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉयर और ड्रॉई। उनको हमने एज्यूम किया है, ड्रॉयर को ए के रूप में और ड्रॉई को बी के रूप में, यानी कि ड्रॉई को हमने एक नाम दे दिया है ए और जो ड्रॉई है उसको नाम दे दिया है बी, ताकि आपको इजीली समझ में आए और आसानी से आप उस एंट्रीज को यूज़ में ले सकें। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल की, यानी कि बिल के नवीनीकरण की। तो गाइज बिल का नवीनीकरण की स्थिति कब उत्पन्न होती है या कब आती है, इसकी एंट्रीज आपको बनाने की ज़रूरत, उसके बारे में आपको बताते हैं। गाइस साथ में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो भी वीडियोस हम बनाते हैं, खासतौर पर जो थ्योरेटिकल नॉलेज की जो वीडियो बनाते हैं आप, तो जो थ्योरी की वीडियोस होती हैं वो हमारी दोनों लैंग्वेज में होती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं वो इजीली इंग्लिश को समझ सकें और जो हिंदी को करते हैं वो हिंदी को। तो हम दोनों लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो को तैयार करते हैं। तो आइए गाइस समझते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल के बारे में। तो जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज अनेबल टू पे द बिल ऑन द डेट ऑफ द बिल एंड वांट्स टू अवॉइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द बिल, ही रिक्वेस्ट द ऑथर ऑफ द बिल द ड्रॉयर टू गिव हिम सम मोर टाइम टू पे द बिल। यानी कि जब बिल का स्वीकार करता बिल की तिथि पर बिल का भुगतान करने में असमर्थ रहता है और बिल की अप्रतिष्ठा से बचना चाहता है, तो वह बिल के लेखक अर्थात आहर्ता से ये निवेदन करता है कि वे बिल के भुगतान के लिए उसे कुछ और समय दे दे। इफ़ द ऑथर ऑफ द बिल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द एक्सेप्टर, देन द बिल इज कैंसिल्ड एंड अ न्यू बिल इज रिटन विच द एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स। दिस एक्शन इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में यदि बिल का लेखक स्वीकारकर्ता के निवेदन को मान लेता है और उस बिल को रद्द कर दिया जाता है और एक नया बिल लिखा जाता है जिसे स्वीकारकर्ता स्वीकार कर लेता है, तब इस क्रिया को बिल का नवीनीकरण कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब ड्यू डेट पर ड्रॉई के द्वारा बिल का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो ड्रॉई अगर ड्रॉयर से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें कुछ समय और दे दीजिए ताकि हम आपके बिल का पेमेंट कर सकें, तो उस कंडीशन में अगर ड्रॉयर उसकी एक्सेप्टेंस को, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उस कंडीशन में उस बिल को रिन्यूअल किया जा सकता है, जिस प्रोसेस को हम रिन्यूअल ऑफ द बिल यानी कि बिल का नवीनीकरण कहते हैं। तो गाइस समझते हैं इसके कंसर्न में कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जा सकती हैं इन दोनों की बुक में। तो पहले बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, यानी कि एक यहाँ पर। तो फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बिल की एंट्री सबसे पहले बनती है, जो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर होगा। रिन्यूअल ऑफ द बिल करने के लिए पहले उसे पुराने यानी कि ओल्ड बिल को कैंसिल करना होगा, जिसके लिए वो एंट्री बनाएगा अपने यहाँ पर ड्रॉइज यानी कि एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। उसके बाद अगर मान लीजिए जो
ड्रॉई है, जब वो ड्रॉयर से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे को बिल को एक्सटेंड कर दीजिए, यानी कि नया बिल लिखने के लिए जब आपसे वो रिक्वेस्ट करता है, तो ड्रॉयर उससे उस पीरियड को एक्सटेंड कराने के कंसर्न में इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी कि जो ड्रॉयर है वो ड्रॉई की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन साथ में जितने पीरियड के लिए ड्रॉई उसको एक्सटेंड कराता है उस पीरियड के लिए वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देता है जो ड्यू अमाउंट होता है बिल का। तो उसके लिए यहाँ पर अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में रिसीव हो जाता है ड्रॉयर को, तो वो अपने एंट्री बनाता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव इन कैश। अगर मान लीजिए जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कैश में रिसीव नहीं होता है, तब उस कंडीशन में जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उसके लिए वो ड्रॉई को डेबिट कर देता है और इंटरेस्ट के अमाउंट को क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट का यहाँ जो अमाउंट होता है वो ड्रॉयर के लिए एक इनकम होती है। तो वो एंट्री बना लेता है यहाँ पर फॉर इंटरेस्ट चार्ज टू ड्रॉई के कंडीशन में ड्रॉइज एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर एक्सटेंशन ऑफ द बिल। अगर मान लीजिए कोई अमाउंट पार्टली रूप में ड्रॉई के द्वारा ड्रॉयर को दिया जाता है, यानी कि फॉर कैश रिसीव इन पार्ट पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉई, आंशिक भुगतान प्राप्त होने पर, तो एंट्री बन जाती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइस, यानी कि एक्सेप्टर्स अकाउंट बीइंग कैश रिसीव इन पार्ट पेमेंट। इस तरीके से ही अगर मान लीजिए जो ड्रॉयर है वो जो नया बिल अब उसके ऊपर लिखता है, यानी कि पहले कैंसिल करने की एंट्री बनाई, फिर इंटरेस्ट की एंट्री बनाई, अब ड्रॉयर के द्वारा ड्रॉई पर नया बिल लिखने की एंट्री बनती है, तो उस कंडीशन में वो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करता है और टू ड्रॉई एक्सेप्टर को क्रेडिट करता है, जो कि आपकी एंट्री बनती है बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर द न्यू बिल। अब अगर न्यू बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर हो जाता है तब उसकी एंट्री बनती है फॉर न्यू बिल ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट के लिए, तब वो कैश ऑब्लिक बैंक को डेबिट कर देगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। यानी कि ड्यू डेट पर अगर न्यू बिल का पेमेंट हो जाता है तब आपकी एंट्री बनती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो इस तरीके से ये 6 एंट्रियाँ आपकी रिन्यूअल ऑफ द बिल के कंसर्न में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर यानी कि एक यहाँ पर बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई यानी कि बी के यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ द बिल की कौन कौन सी एंट्री बन सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वही फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बिल की एंट्री बनेगी जो कि आपके सामने है, बिल को रद्द करने के लिए। तो इसमें एंट्री बनती है आपकी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एज ड्रॉयर अकाउंट, यानी कि बीइंग कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। अगर इंटरेस्ट पेड होता है, अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट कैश में पेड करता है, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी आपकी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा इसमें आप वो कर लेना, राइट कर लेना, इसमें इंटरेस्ट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सॉरी उसके लिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनेगी बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कैश हो जाएगी। उसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ड्रॉई के रूप में, तो ड्रॉई के रूप में जो इंटरेस्ट चार्ज होने पर, तो यहाँ पर एंट्री बनती है जब ब्याज की राशि का नकद भुगतान हो, ना कि नई बिल की शामिल में किया जाए। यानी कि जब ब्याज की राशि का नगद भुगतान ना हो, यानी कि जो इंटरेस्ट है कैश में ना दिया जाए बल्कि उस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी नई बिल के अमाउंट में शामिल कर दिया जाए, तब यहाँ एंट्री बनती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एस यानी कि ड्रॉयर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द बिल। उसके बाद अगर कोई पेमेंट ड्रॉई के द्वारा ड्रॉयर को पार्टली पेमेंट के रूप में किया जाता है, तब उस कंडीशन में वो ए यानी कि ड्रॉयर को डेबिट कर लेगा और टू कैश ऑब्लिक बैंक को क्रेडिट कर लेगा। तो बीइंग कैश पेड इन पार्ट पेमेंट की इसकी एंट्री बन जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट एंट्री आती है फॉर न्यू बिल रिसीव फ्रॉम ड्रॉइज एक्सेप्टर, यानी कि नई बिल की स्वीकृति देने पर। तो अगर नई बिल की स्वीकृति देने की हम बात करते हैं तो उसमें एंट्री बन जाती है एज यानी कि ड्रॉयर को डेबिट किया जाएगा और टू बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग द न्यू बिल एक्सेप्टेड। उसके बाद अगर बिल्स पेबल का ड्यू डेट पर पेमेंट हो जाता है, यानी कि ऑनर्ड ऑफ द बिल हो जाता है, तो फॉर न्यू बिल ऑनर्ड ऑफ ड्यू डेट यानी कि देय तिथि पर नए बिल की राशि का भुगतान करने पर, तब उस कंडीशन में हम बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश ऑब्लिक बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसके बाद गाइस जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, अगर वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर गिवन नहीं है तब फिर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम आपकी स्क्रीन पे आपको दे रहे हैं, यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की राशि की गणना करने के लिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ड्यू ऑफ द बिल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टेनर ऑफ द न्यू बिल मंथ ऑब्लिक डेज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी बिल का ड्यू अमाउंट है वो
मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पीरियड की, पीरियड में अगर मंथ में दिया है तो आप मंथ अपॉन 12 करेंगे, और अगर पीरियड आपको डेज में दिया है तो फिर आप डेज अपॉन 365 करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अमाउंट ड्यू ऑफ द बिल, यानी कि जो बिल का ड्यू अमाउंट है वो लेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा आपके लिए, मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड का, अगर मंथ में है तो डिवाइड 12 करेंगे, और डेज में तो डिवाइड 365 करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए डिवाइड कर देंगे 100 का। तो गाइस इस तरीके से ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर और ड्रॉई की, यानी कि बिल के स्वीकारकर्ता का दिवालिया होने पर। अब ये इंसॉल्वेंट क्या हो सकता है? तो गाइज इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब ड्रॉई के द्वारा ड्रॉयर को रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप हमारे बिल को एक्सटेंड कर दीजिए, और ड्रॉयर उस बिल को एक्सटेंड कर देता है, तो अगर एक्सटेंड करने के बाद भी जो ड्यू डेट आती है, उस ड्यू डेट पर अगर ड्रॉई के द्वारा बिल का पेमेंट नहीं किया जाता है, और ड्रॉई की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी इतनी नहीं है कि वो उस ड्यू अमाउंट को पूरा कर सके बिल के, तब उस कंडीशन में ये माना जाता है कि वो जो ड्रॉई है वो बैंकरप्ट यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम इंसॉल्वेंट ऑफ ड्रॉई कहते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टेड ड्रॉई, यानी कि बिल के स्वीकारकर्ता का दिवालिया होने पर। तो इसकी एंट्री बनती है, इसको समझे अगर हम पहले, तो व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज अनेबल टू पे द बिल ऑन द डेट और पेमेंट एंड देयर इज नॉट सो मच मनी अवेलेबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टी दैट द डेब्ट्स कैन बी रीपेड, देन इट कैन बी अंडरस्टूड दैट द एक्सेप्टर हैज़ गॉन बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बिल का स्वीकारकर्ता भुगतान की तिथि पर बिल का भुगतान करने में असमर्थ हो और उसकी निजी संपत्ति से भी इतनी राशि उपलब्ध ना हो पाए कि वे जो ड्यू अमाउंट है उसका पेमेंट कर सके, तो ये समझा जाता है कि स्वीकारकर्ता एक्सेप्टर यानी कि ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया है। यानी कि जब न्यू बिल के ड्यू डेट पर भी ड्रॉई के द्वारा बिल का पेमेंट नहीं किया जाता है और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में भी इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो उस बिल का पेमेंट कर सके, तब उस कंडीशन में ड्रॉई को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो गाइज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद जो ड्रॉई होता है उस कंडीशन में कौन सी एंट्रीज बन सकती हैं वो हम आपको बताते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एंट्री ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द ड्रॉई की, यानी कि जो बिल के स्वीकर्ता के दिवालिया होने पर निम्न प्रविष्टियाँ की जाती हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर की यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट कंडीशन होती है, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो ड्रॉयर होता है वो उस बिल को 4 तरीके से यूज़ में ले सकता है। फर्स्ट, वो मैच्योरिटी तक उस बिल को अपने पास रखे। सेकंड, वो उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा ले। थर्ड, वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, थर्ड पार्टी को क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए बिल को एंडोर्स कर दे, या उसे अपने बैंक में जमा करने के पर्पज़ से कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दे। तो ये 4 प्रोसेस होती हैं जो कि ए उस बिल के लिए कर सकता है। तो उन 4 प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर भी एंट्री की जाती है, जो कि होती है डिसऑनर ऑफ न्यू बिल के लिए। तो नए बिल के डिसऑनर होने की कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन अगर एक यहाँ ड्रॉयर के यहाँ पर व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि ड्रॉयर ने मैच्योरिटी तक बिल को अगर अपने पास रखा है तब वो एंट्री बनाएगा ड्रॉई डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। सेकेंड कंडीशन है व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक, यदि उसने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया है तो एंट्री बनेगी बी, यानी कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। थर्ड कंडीशन आ जाती है गाइस, अगर व्हेन द बिल इज एक्सचेंज इन एंडोर्स, यानी कि जो बिल है हमारा वो अगर हमारा एक्सचेंज हो जाता है, किसको एंडोर्स कर देते हैं उसको थर्ड पार्टी को, तो उस कंडीशन में ड्रॉई को डेबिट कर दिया जाएगा और जो भी थर्ड पार्टी होगी जिसका भी नाम होगा उसका XYZ या जो भी एंडोर्स ही होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। उसी तरीके से अगर बिल को कलेक्शन के लिए सेंड किया गया है तब एंट्री बन जाएगी ड्रॉई को हम डेबिट कर देंगे और 2 बिल्स फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड इसकी एंट्री बन जाएगी। तो गाइज ये बात थी इन द बुक्स ऑफ ए के यहाँ पर।
अब बात आती है इन द बुक्स ऑफ ए के यहाँ पर जो ड्रॉई से अमाउंट मिल पाता है उस बिल के अगेंस्ट, क्योंकि सारा पैसा तो मिल नहीं पाता है, सारा पैसा मिलता तो वो इंस्टॉलमेंट ही नहीं होता, लेकिन जो भी पैसा उससे मिल पाता है, उसकी प्रॉपर्टी से मिल पाता है, तो उसके लिए फिर जो ड्रॉयर होता है वो अपने यहाँ पर ये एंट्री बनाता है, यानी कि ऑन रिसीव ऑफ पार्टली अमाउंट और डिविडेंड फ्रॉम द ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ द बिल, बिल के स्वीकारकर्ता से आंशिक राशि या लाभांश प्राप्त होने पर, तो उसकी एंट्री बन जाती है यहाँ पर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई ऑब्लिक एक्सेप्टर्स अकाउंट, बीइंग पार्टली अमाउंट रिसीव फ्रॉम ड्रॉई इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रीटेड एज बैड डेब्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो ड्रॉयर होता है उसको जो पैसा मिल जाता है उसको तो वो कैश ऑब्लिक बैंक के रूप में ले लेता है डेबिट में, और जो पैसा उसे नहीं मिल पाता है उसके लिए उसे वो बैड डेब्ट्स मान लेता है, यानी कि वो उसका पैसा मारा गया, उसके लिए वो एक लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर कैश डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई एंट्री बन जाती है। अब गाइस बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई यानी कि बी के यहाँ पर, तो इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन में ड्रॉई के यहाँ पे बी के यहाँ पे कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जा सकती हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ द न्यू बिल की एंट्री बनती है, तो उसके लिए सिंपल बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर को कर दिया जाता है, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। उसके बाद अगर ड्रॉई के द्वारा जो पेमेंट ड्रॉयर को किया जाता है तो उसके लिए वो ड्रॉयर को डेबिट कर देगा, जितना उसने पेमेंट करा है उसके लिए वो कैश को क्रेडिट कर देगा, और जो पैसा वो पेमेंट नहीं कर पाया है उसको डेफिशिएंसी के रूप में अपने आप पर क्रेडिट कर लेता है, जिसकी नरेशन आपकी बन जाती है बीइंग पार्टली अमाउंट पेड टू ड्रॉयर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रीटेड एज डेफिशिएंसी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ड्रॉई होता है वो जितना अमाउंट ड्रॉयर को कम देता है उसे वो अपने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है डेफिशिएंसी के रूप में। तो गाइस ये हमने बात करी थी अभी डिसऑनर्ड ऑफ द बिल की, जब न्यू बिल डिसऑनर होता है, यानी कि जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाए और न्यू बिल डिसऑनर हो जाए तो उसकी कौन कौन सी एंट्री बन सकती है वो हमने आपको बताई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल एंट्री इन द केस ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द बिल के बारे में। तो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो हमने इस बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसर्न में टोटल 3 वीडियोस बनाई है। फर्स्ट वीडियो टोटल थ्योरी के लिए बनाई थी, सेकंड इसकी जनरल एंट्री की थी, और ये थर्ड वीडियो भी आपके हम जनरल एंट्री के बनाते हैं, जिसको हमने पहली वीडियो का नाम दिया था मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वो आप जाकर हमारी जो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। और जो हमने इसका पार्ट 1 बनाया था वो जनरल एंट्री के रूप में बनाया, और ये इसका पार्ट 2 भी जनरल एंट्री के रूप में बनाया है। तीनों वीडियो को आप थ्योरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं और अपने यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम इसकी न्यूमेरिकल के बनाएंगे। तो गाइस बात करते हैं अकोमोडेशन ऑफ द बिल के बारे में। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब 2 अलग अलग बिजनेसमैन होते हैं, यानी कि एक मान लीजिए पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, और दोनों को अगर पैसे की ज़रूरत है तो अगर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों वेंडर और परचेज़र ही हों। यहाँ पर 2 पार्टीज़ हो सकती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर बिल लिख सकती हैं और उसे एक्सेप्ट करके एक दूसरे को देखकर बैंक से बनाकर जो पैसा आता है उसे आपस में अपने बिजनेस में लगा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए ने बी पर एक बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने उसे अपने बैंक से डिस्काउंट कराया, उसके बाद जो बैंक से उसे पैसा मिला उसमें से जो शेयर उसका खुद का था वो उसने अपने पास रख लिया, बाकी पैसा उसने जो बी है उसको दे दिया। सेम वही प्रोसीजर में बी ने ए के ऊपर एक बिल लिखा, ए ने एक्सेप्ट किया, उसको बी को दिया, बी ने अपने बैंक से डिस्काउंट कराया, डिस्काउंट करके जो बी के बाद पैसा आया उसने जो अपना शेयर है वो खुद रखा, बाकी पैसा उसने ए को दे दिया। और उसके बाद जब ड्यू डेट होती है तो जो बकाया पैसा होता है वो आपस में एक दूसरे को देकर उस बिल का पेमेंट कर दिया जाता है। तो उसके कंसर्न की एंट्रीज जो होती हैं वो क्या बन सकती हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें, जैसे कि इफ़ द ऑथर ऑफ द बिल रिडीम्ड हिज शेयर आफ्टर कैशिंग द बिल, द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द बिल एक्सेप्टर सेंड टू एक्सेप्टर। यदि बिल का लेखक बिल भुनाने के बाद अपने हिस्से का रुपया रखकर बिल स्वीकारकर्ता के हिस्से की राशि को स्वीकारकर्ता को भेज देता है, तब आपकी एंट्री बनती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर के यहाँ पर ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक और टू डिस्काउंट अकाउंट। इसमें वो ड्रॉई को डेबिट कर देता है और कैश और डिस्काउंट को क्रेडिट कर देता है। उसी तरीके से इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर की अगर ड्रॉई की बात करें, अगर जैसे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर के यहाँ पर तो ड्रॉइज डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग रेमिटिंग द प्रोसीड्स एंड चार्जिंग द डिस्काउंट।
अब अगर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई की बात करें तो एंट्री बन जाती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर्स अकाउंट, यानी कि बीइंग गेटिंग द प्रोसीड्स एंड चार्जिंग द डिस्काउंट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों की यहाँ पर एंट्री बन जाती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई की यहाँ पर। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल एंट्री इन द केस ऑफ अकोमोडेशन ऑफ बिल में ही ये एंट्री हो जाती है जो फाइनल पेमेंट करने की होती है, यानी कि अब इफ़ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल पेज द बिल ऑन द पेमेंट डेट फॉर दिस द ऑथर विल सेंड हिज शेयर द अमाउंट, यानी कि यदि भुगतान तिथि पर बिल का स्वीकारकर्ता बिल का भुगतान कर दे इसके लिए लेखक द्वारा अपने हिस्से की राशि भेजने पर, यानी कि जो बकाया अमाउंट होता है वो अब जो एक दूसरे को भेजते हैं तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर के यहाँ पर वो ड्रॉइज डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, बीइंग सेंडिंग द अमाउंट टू ड्रॉई टू इनेबल हिम टू मीट द एक्सेप्टेंस, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर, यानी कि जो हिस्सा उन्होंने अपना रखा था अब वो वाला अमाउंट वो वापस कर रहे हैं उस सेकंड पार्टी को ताकि वो उसका पेमेंट बिल का बैंक को कर सके। तो उसके लिए एक दूसरे के यहाँ पर ये एंट्री बना लेते हैं। ड्रॉयर जो होता है वो ड्रॉई को डेबिट करके टू कैश करता है और ड्रॉई जो भी होता है उस कंडीशन में वो कैश टू ड्रॉयर एंट्री बना लेता है। तो गाइज इस तरीके से ये एंट्री बनाई जाती हैं। अब इसमें कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो आपको थोड़ी समझनी और ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है ड्यू डेट की। जैसे हमने कई बार कहा कि बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट होना और ना होना, तो ड्यू डेट क्या है? तो गाइज ड्यू डेट इज़ द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट इज़ ड्यू फॉर पेमेंट, यानी कि देय तिथि वह तिथि है जिस दिन विनिमय पत्र या प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान के लिए देय होता है, यानी कि जिस दिन बिल का पेमेंट होना होता है उस डेट को ही हम ड्यू डेट कहते हैं। गाइज इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी, डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि ग्रेस पीरियड क्या होता है। इसमें आप देखेंगे जब क्वेश्चन करते समय तो ग्रेस पीरियड की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, तो वो क्या है जिसको हम हिंदी में अनुग्रह दिवस बोलते हैं। तो गाइज इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बिल द एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज गिवन द एडिशनल 3 days टू पे द बिल विच इज़ कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि जो ड्रॉयर होता है वो ड्रॉई को जो भी उसकी ड्यू डेट होती है, यानी कि जिस डेट जितने, जैसे सपोज़ कीजिए कि हमने 1 जैन को 3 मंथ के लिए एक बिल लिखा, तो 1 जैन को 3 मंथ के लिए लिखा तो 1 जैन से 1 फेब, 1 फेब से 1 मार्च और 1 मार्च से 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल को उसको उसका बिल का पेमेंट करना होगा। अब 1 अप्रैल के बाद ड्रॉयर के द्वारा ड्रॉई को 3 दिन और ग्रेस पीरियड के लिए दिए जाते हैं, यानी कि उसको 3 दिन की और छूट दे दी जाती है कि अगर आप अरेंज नहीं कर पाए तो हम आपको 3 दिन और देते हैं, इन 3 दिन को आप अरेंज करके हमें पेमेंट कर दें। तो वो जो 3 दिन का पीरियड होता है उसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं, जो कि बिल की डेट में जुड़ने के बाद बिल की ड्यू डेट मानी जाती है, बन जाती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि विपत्र की अवधि में बिल के स्वीकारकर्ता को विपत्र के भुगतान के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है, जिसे अनुग्रह दिवस या रियायती दिवस भी कहा जाता है। बात करते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी की, तो इसमें इसको परिपक्वता तिथि बोल देते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि द डेट विच कम आफ्टर एडिंग 3 days टू द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल की देय तिथि में 3 दिन जोड़ने के बाद आने वाली तिथि को मैच्योरिटी तिथि कहा जाता है, यानी कि जो बिल की डेट है, जैसे हमने कहा 1 जनवरी को हमने 3 मंथ के लिए अगर एक बिल लिखा और उसकी डेट हुई 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल में अगर हम उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ देते हैं तो उसकी जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो हो जाएगी 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल उसकी फाइनल डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाती है। तो गाइज इस तरीके से इसकी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज थी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। गाइज इस बिल ऑफ एक्सचेंज की जो भी थ्योरेटिकल थी, इसके मीनिंग के बारे में, टाइप्स के बारे में, और इसकी जो पार्टीज़ होती हैं एसेंशियल उनके बारे में, और साथ में उनकी जो भी जनरल एंट्रीज हो सकती हैं उसके बारे में, तो हमने टोटल मिलाकर जो पूरा एक कंप्लीट पैकेज है वो हमने 3 वीडियो में आपके सामने रखा है, जिसमें पहला मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइप ऑफ एक्सचेंज और एसेंशियल पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में हमने बनाई थी। सेकंड वीडियो हमने जनरल एंट्रीज़ की बनाई पार्ट 1 के रूप में, और ये थर्ड वीडियो जनरल एंट्रीज़ की बनाई पार्ट 2 के रूप में। तो हमें उम्मीद है कि हमारी तीनों वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, आप उसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज भी दें, जो कि ईजिली आपको चैनल्स पर नहीं मिलती है। तो गाइज़ आप इनको अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं थ्योरी के रूप में इसको समझने के पर्पज़ से, और न्यूमेरिकल में इनका फ़ायदा ले सकते हैं। गाइज़ हमारे पास
न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज की वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज़, अगर आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो को बना सकें। थैंक यू।